हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो मुनीब?
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आपके पेपर थोड़े-थोड़े आगे हो गए हैं। ये खुशखबरी आपके लिए या बुरी खबर है, ये तो आप लोगों को पता होगा। तैयारी के मुताबिक ही होता है। लेकिन ये है कि अब हम थोड़ा-सा और कवर कर लेंगे मिड से पहले ही, वेब का जो है, जो कि बेसिकली हमने करना मिड के बाद था। मैं इसकी प्रैक्टिस नहीं करवा रहा, आप लोगों को लिखने को नहीं कह रहा कोड, और ना ही कोई असाइनमेंट अभी तक मैंने इसकी दी है। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग मिड पे फोकस करें और ये सब हम मिड के बाद करें, ठीक है? ये अभी सिर्फ आप समझें चीज़ें और इम्प्लीमेंट हम मिड के बाद करें, मैं ये चाह रहा हूँ। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट तक तो हमने कर लिए कवर, ठीक है? कोड सारे स्लाइड्स में लिखे हुए हैं। अगर आप इसको लगाना चाहें, कहीं यूज़ करना चाहें किसी चीज़ को, किसी कंट्रोल को, तो इन स्लाइड्स में आप देख सकते हैं, ठीक है? असाइनमेंट मैं दूँगा, जिसमें आप ये सब कंट्रोल्स यूज़ करेंगे, ठीक है? तो काफ़ी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर कहते हैं मैं अभी दे देता हूँ, मंडे को जमा कराने के लिए। क्या ख़्याल है? सर मिड के बाद दीजिए। अच्छा चलिए ठीक है, 1 मिनट ज़रा होल्ड करें प्लीज़। जी, तो आगे चलते हैं हम। आज ड्रॉप डाउन लिस्ट के बाद आती है ग्रिड व्यू। अच्छा, ग्रिड व्यू से पहले एक और चीज़ हम देख लेते हैं कि ASP.NET में स्टाइलिंग कैसे करते हैं। मतलब मैंने तो एक सिंपल सा पेज बनाया था, जिसमें मैंने सिर्फ एक टेक्स्ट बॉक्स लगाया और एक बटन लगाया था। स्टाइलिंग आपने करनी हो, कलर्स चेंज करने हो, डिज़ाइन पूरा बनाना हो, तो वो आप कैसे करेंगे? वो हम देख लेते हैं। कौन सी एप्लीकेशन थी जिस पे हमने काम किया था? माय फर्स्ट वेब ऐप। तो ये हमने देखी थी और हमने ये भी देखा था कि प्रॉपर्टीज में जाकर हम डेवलपमेंट सर्वर या IIS वेब सर्वर में कैसे शिफ्ट करते हैं, ठीक है? ये हमने देखा था और एक सिंपल वेब पेज बनाया था जिसमें हमने ये लिस्ट बॉक्स में डाटा लगा कर देखा था, डेटाबेस से डाटा सोर्स अटैच करके देखा था, और हमने ये देखा था कि व्यू स्टेट में डाटा कैसे सेव करते हैं और रिट्रीव कैसे करते हैं, इस पोस्ट बैक की प्रॉपर्टी कैसे काम करती है, और लेबल वगैरह में टेक्स्ट सेट कैसे करते हैं, और अगर डायरेक्ट आउटपुट करनी हो कोई चीज़ तो कैसे करते हैं, ठीक है? ये चीज़ें हम देख चुके हैं। तो बेसिक सी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब इस पेज के सोर्स में जाते हैं। यहाँ पे मैं एक लगाता हूँ हेडिंग। एक लेबल लगा देता हूँ जिसको मैं हेडिंग के तौर पे यूज़ करूँगा। वेब ऐप, ठीक है? ये एक लेबल लगा लिया। अब हमारे पास 3 तरीके हैं CSS लगाने के। अपना माइक प्लीज़ बंद करें। CSS लगाने के हमारे पास 3 तरीके हैं। एक है इनलाइन। इनलाइन CSS बहुत सारे लोगों ने वैसे लगाई होगी, जहाँ पे लिखते थे किसी भी टैग में स्टाइल लिखते हैं और उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं जी कलर रेड, ठीक है? यूं कर देते होते थे। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे आप ऐसे नहीं लगाते। यहाँ पे देखें तो स्टाइल का है ही नहीं, ठीक है? स्किन आईडी है, ऐसे और कोई है ही नहीं। तो आप कैसे यहाँ पे लगाते हो? ऐसे लगाते हैं, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर कलर, फॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक, फोर कलर,
ठीक है, मैं फोर कलर लगाता हूँ रेड, और मैं फॉन्ट बोल्ड कर देता हूँ। फॉन्ट बोल्ड करूंगा तो वो खुद हमें बता रहा है कि ट्रू लिखना है या फॉल्स। ट्रू कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये रेड हो गया और बोल्ड हो गया, ठीक है। अपने माइक ऑफ करें प्लीज। अच्छा, तो ये इस पोस्ट बैग मैंने रिस्पॉन्स में लगाया हुआ, इसको हटा देता हूँ ताकि मुझे पता लगे कि मेरी हेडिंग यही है, ठीक है। इस पोस्ट बैग खत्म हो गया, और यहाँ पे इसके बाद मैं एक ब्रेक लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये हेडिंग बन गई मेरी। इसके बाद मैं ये भी कर सकता हूँ कि फ़ॉन्ट साइज भी सेट कर सकता हूँ। ये फ़ॉन्ट साइज में कुछ चीज़ें आ रही हैं, यानी कि ये कोई इनम या कोई क्लास होगी, इनम हो सकता हो कि उसके ये सारी वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ये फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट कलर जिस तरीके से हम लगा रहे हैं, ये इसी से पता लग रहा है कि ये कोई क्लास या इनम या स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। लेबल की जिस तरह क्लास है, तो इसी तरह फोर कलर, फ़ॉन्ट बोल्ड, फ़ॉन्ट साइज, ये सब चीज़ें कोई ना कोई स्ट्रक्चर, क्लास या इनम है, ठीक है। स्टाइल करके हम नहीं लगा रहे, सिर्फ लार्ज कर देते हैं, लार्जर कर देते हैं। रिफ्रेश हो भी रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, इससे थोड़ा थोड़ा सा ही कर रहा है। पिक्सल्स में लगा के देख लेते हैं कि चलता है कि नहीं, ठीक है। आप इंस्पेक्ट करके भी चेक कर सकते हैं। ये हमारा स्पैन की फॉर्म में ये बना है, और आप ये देख सकते हैं कि कलर रेड सेट हो गया, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स और फॉन्ट वेट बोल्ड, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा था 4 कलर रेड, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये क्या चीज जनरेट हुई है, कलर रेड, यानी कि जो नॉर्मल CSS है वो जनरेट हो जाएगी। हम साइज थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इंस्पेक्ट में जो चीज आप चेंज करेंगे वो परमानेंट पेज में नहीं होगी चेंज, ठीक है। ये सिर्फ टेम्परेरीली आप देख सकते हैं कि डिजाइन ऐसा होगा। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा वापस उतना साइज बन जाएगा पेज का, क्योंकि परमानेंट नहीं बनी ये चीज, ठीक है। तो ये मत समझें कि ये परमानेंट हो रहा है। परमानेंट चेंज आपको पेज के सोर्स में यहाँ पे ही करना पड़ता है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया ताकि ये बड़ा हो जाए। अच्छा, ये तो होगी इनलाइन CSS, यानी कि टैग के साथ ही ये आएगी। लेकिन बाज़ औक़ात हमें ऐसा काम करना होता है कि एक फॉन्ट साइज, एक मिनट इसको भी जरा इन्वर्टेड कोट्स में कर देते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा करना होता है कि एक फॉन्ट साइज, एक कलर या कोई भी एक स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल या कोई भी चीज हमें मल्टीपल जगहों पे अप्लाई करनी होती है, ठीक है। कोई जैसे मैंने ये एक हेडिंग पे ये चीजें लगाई हैं कि रेड कलर हो, फॉन्ट बोल्ड ट्रू हो, फॉन्ट साइज 35 हो। मैं ये चाहता हूँ कि हर पेज पे ये सेम चीजें आए, ठीक है। या मैं ये चाहता हूँ कि इस पेज पे जितनी भी हेडिंग्स हैं उन सब के पास यही चीजें आए, ठीक है। तो तब मैं क्या करूंगा, मैं एक और लेबल बना लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे बनाते हैं ब्रेक के बाद, ठीक है, और उसके बाद भी एक ब्रेक लगा देते हैं। उसका टेक्स्ट मैं सेट कर देता हूँ, प्लीज फिल द डिटेल्स, ठीक है, ये कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास अगर मैंने कोई ऐसी
चीज लगानी है जो मल्टीपल जगहों पे मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं अगर ये कलर वगैरह 4 कलर वगैरह इस तरह प्रॉपर्टी सेट करूंगा, तो मुझे अगर 10 जगह ये लगानी हो तो 10 जगह चेंज करने पड़ेंगे, कभी अगर चेंजेस करने पड़े। मैंने ये इसका कलर रेड कर दिया, फ़ॉन्ट बोल्ड ट्रू कर दिया, मैंने 10 जगह ये चीज़ लिख दी, ठीक है? अब पीछे से मेरी कंपनी वाले कहते हैं कि नहीं जी रेड क्यों किया आपने, ग्रीन करना था कलर, तो मुझे अब ये 10 जगह चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? तो इससे बेहतर एक चीज़ होती है कि सीएसएस क्लास, ठीक है? हम ये करते हैं कि सीएसएस क्लास बना लेते हैं और उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़, ये सारी स्टाइल्स लिख देते हैं, ठीक है? फिर जहाँ पे भी 10 जगहों पे हमें वो स्टाइल्स अप्लाई करने हो, हम वहाँ वो सीएसएस क्लास लगा देते हैं, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, सीएसएस क्लास का सिर्फ नेम लिखना है उन 10 जगहों पे, स्टाइल्स तो उस क्लास के अंदर हैं। अब कभी भी वो कहेंगे कि जी रेड नहीं ग्रीन करें कलर, तो मैं सिर्फ एक जगह उस क्लास के अंदर जाके ग्रीन कर दूंगा। इसको अप्लाई करके चेक करते हैं। एक तरीका इसको अप्लाई करने का ये है कि मैं यहाँ पे हेड में जाऊं, ये जो हेड का टैग है, यहाँ पे मैं एक बनाऊं स्टाइल, स्टाइल का टैग बना लिया और एक क्लास बना ली मैंने हेडिंग लेबल। चले हेडिंग लेबल बना ली और मैंने उसका कलर लिख दिया ग्रीन, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे आप कोई भी चीज और भी लिख सकते हैं, फॉन्ट, फैमिली, फॉन्ट साइज, ये खुद भी सजेस्ट कर रहा है, ठीक है? फॉन्ट साइज 12 पिक्सल्स, ठीक है? तो ये मैंने बना लिया, एक एक क्लास बना ली, सीएसएस क्लास बना ली हेडिंग लेबल की नाम की, ठीक है? अब मैं यहाँ पे अप्लाई, इस लेबल पे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो कैसे करूंगा, सीएसएस क्लास इज इक्वल टू हेडिंग लेबल, ठीक है? तो ये जो स्टाइल है ये उसी फाइल के अंदर आ गया है, ठीक है? उसी फाइल के अंदर मैंने बनाया है ये स्टाइल और ये क्लास। तो ये क्लास सिर्फ इस पेज पे एक्सेसिबल है, ठीक है? दूसरे पेजेस पे एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है? तो ये ग्रीन हो गया और फॉन्ट साइज 20 हो गया। ये वेरीफाई भी कर सकते हैं आप, राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें, तो ये आ गया जी फॉन्ट साइज 20 और कलर ग्रीन, और ये क्लास अप्लाई हुई है हेडिंग लेबल, ठीक है? यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं, ये स्पैन लेबल 3, इसकी क्लास क्या सेट हुई है, हेडिंग लेबल, ठीक है? जो ऊपर हेडिंग है उसकी सारी स्टाइल्स इनलाइन स्टाइल हैं, तो यहीं पे आ गए, ठीक है? जबकि इसकी यहाँ पे क्लास अप्लाई होगी, ठीक है? अब इस पेज पे जब भी मुझे वो कहेंगे कलर चेंज कर दो जी, तो मैं सिर्फ जाके इस क्लास के अंदर यहाँ पे कलर चेंज कर दूंगा और मुझे कहीं भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं 10 जगह ये चीज लगा सकता हूँ, CSS क्लास इज इक्वल टू हेडिंग लेबल, पेज पे 10 जगह ये चीज लगा सकता हूँ, लेकिन चेंज सिर्फ स्टाइल में यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है? अब एक चीज है कि वो हमें कहते हैं कि यार आपने ये तो काम सही कर दिया, लेकिन 10 पेजेस पे ये स्टाइल अप्लाई करें, ठीक है? तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ से स्टाइल का टैग कॉपी करके 10 पेजेस पे पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? फिर अगर कल को दोबारा वो कहते हैं कि स्टाइल में कोई चेंज करें, तो मुझे वो 10 पेजेस पे जाके फिर से चेंज करना पड़ेगा, यानी मसला फिर से वही हो गया, क्योंकि ये स्टाइल एक ही पेज पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है? इसी पेज पे एक्सेसिबल है। तो इसका एक और तरीका क्या है, एक्सटर्नल सीएसएस फाइल बना लें आप, ठीक है? एक्सटर्नल सीएसएस फाइल, यानी कि ये तो इंटरनल टू द पेज है ना, ये सीएसएस, ये स्टाइल, तो आप एक एक्सटर्नल सीएसएस फाइल बना लें। प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करें, ऐड में जाएं, न्यू आइटम, यहाँ पे लेफ्ट साइड से वेब सेलेक्ट होना चाहिए और जो दरमियान वाला पैनल है यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है ये स्टाइल शीट, ठीक है? स्टाइल शीट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे इसका आप नाम भी लिख सकते हैं, माय स्टाइल्स, ठीक है? ये आपकी स्टाइल शीट बन गई और इसमें बाय डिफॉल्ट एक टैग उसने, सॉरी, एक उसने लगा कर हमें दिया, ठीक है? कि बॉडी जो किसी भी पेज की होगी तो वो ऐसे एक्सेसिबल होगी। अच्छा, एक और चीज, अगर इस तरीके से ये लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि बॉडी का टैग जहां पे भी होगा वहां पे ये स्टाइल अप्लाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर ग्रे, ठीक है? तो बॉडी का टैग जहां पे भी होगा वहां पे ये कल अप्लाई करेगा। जब ये डॉट के साथ लिखी होगी चीज
तो ये क्लास होगी। ये इसका मतलब ये है कि यहाँ जहां पे भी आप CSS क्लास ये लगाते हैं वहीं पे एक्सेसिबल हो। लाइक ये CSS क्लास करके ये जहां पे भी आप लगाएंगे वहां पे ही सिर्फ अप्लाई होगी, क्योंकि आपने डॉट के साथ लगाई है, डॉट के साथ ये क्लास बनाई है। फिर तीसरी चीज होती है हैश के साथ। हैश के बाद जो आप लिखते हैं वो आईडी होता है, ये जो आईडी है, ठीक है। हैश और आगे आईडी आप लिख देते हैं ये। तो अब ये आईडी जिस भी एलिमेंट का होगा, लेबल हो, ग्रिड हो, कोई भी चीज हो, वहां पे ये स्टाइल अप्लाई होगा, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ब्लैक, या लेवल 2 का क्या लगाया हमने, फोर कलर रेड है, तो बैकग्राउंड कलर मैं इसका कर देता हूं ग्रीन, ठीक है। अब एक हेडिंग की मैंने क्लास बना ली, इसको अप्लाई कर देते हैं हम। एक और लेबल लगा लेते हैं जिसपे ये क्लास आ जाए ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल कंपनी का नेम लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ UIIT फिर ब्रेक, ठीक है। UIIT और इस पे CSS क्लास लगा दूंगा, बल्कि हेडिंग में मैं कर देता हूँ फॉन्ट साइज 40 पिक्सल्स, फॉन्ट वेट बोल्ड। यहाँ पे क्लास में नॉर्मल जो CSS की स्टाइल्स हैं वही लगेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने क्लास बना ली, अब ये क्लास इंक्लूड भी करनी है यहाँ, ये जो सॉरी एक्सटर्नल फाइल है इसको हेड में यहाँ पे इंक्लूड करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे इंटर लगाएं हेड पे, हेड में, और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, फाइल ड्रैग करके यहाँ पे रखी तो ये इसने खुद ही इंक्लूड कर दी, ठीक है। mystyles.css। अब इस mystyles.css में हेडिंग की मैंने क्लास बनाई है, तो ये हेडिंग की क्लास यहाँ से लेता हूँ मैं, और यहाँ पे CSS क्लास इज इक्वल टू हेडिंग, ठीक है। और ये जो आईडी पे अप्लाई हो रहा है, लेबल 4 ही कर ले लेते हैं, लेबल 4 के आईडी पे ये अप्लाई होगा बैकग्राउंड कलर ग्रीन, और बॉडी के टैग पे बैकग्राउंड कलर ग्रे। अब इसको मैं रन करता हूँ, डायरेक्ट CSS पे रन कर दिया मैंने, इसलिए नहीं आई, पेज पे रन करूंगा, ठीक है। तो इस UIIT पे क्लास लगाई थी हेडिंग, हेडिंग की क्लास में क्या था, फॉन्ट साइज 40 एंड फॉन्ट वेट बोल्ड, तो ये इस पे अप्लाई हो गई है। और इसी आईडी की के ऊपर मैंने लगाया था लेबल 4 के आईडी पे बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया। फिर टैग के हिसाब से भी मैंने लगाया था कि टैग पे क्या लगाना है कि बॉडी का टैग जहां पे भी है वहां पे बैकग्राउंड कलर ग्रे, तो ये पूरी पे ग्रे लग गया, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं आपके पास CSS लगाने के लिए। अब ये एक्सटर्नल फाइल मैंने बना दी, मोस्टली यही यूज करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा स्टाइल्स क्लासेस में ही लगाने की कोशिश करते हैं। इनलाइन CSS से बचना चाहिए, ठीक है। कोड को कॉम्प्लेक्स भी करता है, लंबा भी करता है, और दूसरा चेंजेस करने पड़े तो मुसीबत हो जाती है, ठीक है। सेंट्रलाइज चीज नहीं रहती, सारे स्टाइल्स को एक्सटर्नल CSS फाइल में ही रखना चाहिए। और इस एक्सटर्नल CSS फाइल को मल्टीपल पेजेस में आप लगा सकते हैं इस टैग के थ्रू, या ड्रैग करके जिस तरह मैंने लगाया, ठीक है, इस तरह लगा सकते हैं। और ये 3 तरीके होते हैं CSS में लगाने के, कोई टैग के ऊपर स्टाइल लगा सकते हैं, किसी क्लास के ऊपर लगा सकते हैं, CSS क्लास इसको कहते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट और क्लास वाली क्लास नहीं है, CSS क्लास इसे कहते हैं, ठीक है। फिर आप आईडी के ऊपर भी कोई स्टाइल लगा सकते हैं हैश करके, ठीक है। अब तक कोई सवाल स्टाइलिंग में किसी का? ये इनलाइन है CSS, ये इंटरनल CSS है,
कि ऊपर जो स्टाइल बना हुआ है उसमें क्लास है वो अप्लाई हुई, और ये एक्सटर्नल CSS फाइल से लगी हुई है। ठीक है, तीनों चीजें हैं इसमें। किसी का कोई सवाल? नो सर। गुड। अच्छा ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। ग्रिड व्यू की तरफ चलते हैं। राइट क्लिक करके एक नया पेज ऐड कर लेता हूँ, न्यू पेज या न्यू आइटम, सॉरी, वेब पेज, सॉरी वेब फॉर्म। ग्रिड व्यू, टूल बॉक्स में जाऊंगा, यहाँ पे डाटा का सेक्शन अलग से बना हुआ है। ठीक है, इसमें है ग्रिड व्यू, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, डिजाइन देखेंगे तो ये ग्रिड व्यू आ गया है। ठीक है, अब सबसे आसान तरीका तो यही है कि डाटा बाउंड जिसे हम करते हैं यहाँ से वैसे ही कर दूं। यहाँ पे जाते हैं, चूज डाटा सोर्स, न्यू डाटा सोर्स, यहाँ से डाटाबेस सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं है, दूसरी ये वाली कनेक्शन स्ट्रिंग मेरी पहले से बनी हुई है, वरना कनेक्शन स्ट्रिंग आप बना सकते हैं, मैंने पिछली लेक्चर्स में बताया। ठीक है, यहाँ से डाटा कनेक्शन स्ट्रिंग देख के आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं। नेक्स्ट करें, स्टैटिक का सिलेक्ट हुआ हुआ है, इसका मतलब सारे कॉलम्स दिखाने हैं। ठीक है, और टेबल भी सिलेक्ट हुआ है, इसका मतलब स्टूडेंट का टेबल है। अगर आपकी डेटाबेस में मल्टीपल टेबल हैं तो इस ड्रॉप डाउन में मल्टीपल टेबल को दिखाएगा कि कौन सा टेबल शो करना है। ठीक है, अच्छा ये अब क्यूरी है, वो कह रहा है कि जिसके थ्रू मैं ग्रिड व्यू में डाटा दिखाऊंगा, मतलब सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि जितना भी डाटा है वो तमाम दिखाऊंगा, और तो स्टैटिक का मतलब है तमाम कॉलम। अगर मैं यहाँ से आईडी सेलेक्ट करता हूँ तो क्यूरी में आप देख सकते हैं कि वो कह रहा है सिलेक्ट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, तो फिलहाल स्टैटिक रहने देते हैं ताकि तमाम कॉलम शो करें। अच्छा, और दूसरा कॉलम्स के अलावा रोज तमाम आ रही हैं इसमें, जितनी भी रोज होंगी। मैं चाहता हूँ वेयर लगाना, तो यहाँ से वेयर भी लगा सकता हूँ। ठीक है, कि वेयर स्टूडेंट आईडी ग्रेटर देन 20, यानी कि ग्रेटर देन 20 से ज्यादा जिनकी आईडी है सिर्फ वही वाले रिकॉर्ड आए, मैं वो भी यहाँ पे लगा सकता हूँ। वेयर में जाऊंगा, कॉलम सेलेक्ट करूंगा, आईडी ऑपरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, वैल्यू 24 सेलेक्ट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये 20 वगैरह साथ से डिफॉल्ट वैल्यू, क्यूरी स्ट्रिंग फील्ड आईडी। ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन इसको जरूरत नहीं है, हम तमाम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपको बताने का मकसद है कि ये यहाँ से कर सकते हैं, ऑर्डर बाय कर सकते हैं, किससे सॉर्ट करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग करना है। ठीक है, एडवांस में जाएं। ठीक है, इसको एडवांस को हम बाद में देखते हैं। ठीक है, एडवांस को थोड़ी देर बाद देखते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल स्टैटिक करने देते हैं और फ्रॉम स्टूडेंट कर देते हैं। नेक्स्ट करेंगे, टेस्ट भी कर सकते हैं, टेस्ट करेंगे उस क्यूरी को जो आपने बनाई है, तो ये डाटा वो दिखा रहा है कि इस तरह का डाटा होगा। फिनिश करते हैं और ये हो गया। ठीक है, रन करके चेक करेंगे तो ये सारा डाटा आ रहा है ग्रिड व्यू में। ठीक है, इस पेज में सोर्स में जब आप जाके देखते हैं तो इस तरह का कुछ कोड जनरेट हुआ है।
पहले एम्प्टी ग्रिड थी जब मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, लेकिन आप ये देख सकते हैं आप क्या कुछ हो गया। ठीक है, यहाँ पे डाटा सोर्स आईडी एसक्यूएल डाटा सोर्स 1 है, और वो एसक्यूएल डाटा सोर्स क्या है, ये नीचे बना हुआ है। ठीक है, नीचे डाटा सोर्स उसने बनाया है, उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग भी उसने कहा कि ये है, और उसकी कमांड भी जो हमने जनरेट की वो ये है। कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ से लेके आ रहा है वो, ये मैं दिखा देता हूँ। वेब डॉट कन्फिग खोलें, यहाँ पे ये पढ़िए कनेक्शन स्ट्रिंग डॉट करके आ गया स्टूडेंट्स डीबी कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, ये यहाँ पे उसने सेव किया, खुद से उसने सेव किया। ठीक है, तो ये वो कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे लेके आ रहा है, और ये क्यूरी रन करके ये डाटा सोर्स बना रहा है, और डाटा सोर्स यहाँ पे सेट कर रहा है यूं। ठीक है, फिर उसके बाद उसने कॉलम्स भी खुद से बना लिए, कॉलम्स बनाए जिसमें पहले बाउंड फील्ड बनाई। ठीक है, ये फील्ड्स देखते हैं हम थोड़ी देर में कि क्या इनमें फर्क है। बाउंड फील्ड एक सिंपल टेक्स्ट फील्ड होती है, ठीक है, जिसमें कोई टेक्स्ट वगैरह कॉलम का उसने शो करना है। फिर एक बटन फील्ड होती है जिसमें बटन होते हैं एडिट वगैरह के। ठीक है, बाउंड फील्ड में डाटा फील्ड है, आईडी, हेडर, उसका टेक्स्ट जो हेडिंग होगी वो भी आईडी है। ठीक है, ठीक है, सॉर्ट कर सकते हैं आप आईडी से अगर सॉर्टिंग इनेबल की हो। ठीक है, तो ये बाकी नेम और ईमेल भी सेम है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इनेबल पेजिंग, इनेबल सॉर्टिंग। ठीक है, इनेबल सिलेक्शन, ये 3-4 चीजें और भी हैं, सॉर्टिंग वगैरह भी कर सकते हैं आप। ये वो एक और तरीका चेक कर लेते हैं हम इससे पहले कि एक और तरीका क्या है ग्रिड व्यू लगाने का। ग्रिड व्यू 2, फिर से ग्रिड व्यू ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, ये ग्रिड व्यू होगी। ठीक है, ये अब आप देख सकते हैं कि एम्प्टी सा एक बना है। ठीक है, टैग, इस ग्रिड व्यू 2 के पीछे बैक एंड कोड पे जाऊंगा, ये वाली CS फाइल, इसके पेज लोड के मेथड पे मैं अब जो हमें तरीका पहले भी हमने पढ़ा था कि डाटा अडाप्टर से कर सकते हैं, वो वाला तरीका लगा के देखते हैं। एसक्यूएल कनेक्शन, न्यू एसक्यूएल कनेक्शन होगा, इंपोर्ट करें। यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ठीक है, फिर इसमें हम डालेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग, डाटा सोर्स इज इक्वल टू लोकल database is equal to students db integrated security। कोई बता सकता है इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी क्या चीज है? जिसको मैंने ट्रू किया है, या जिसको SSPI भी लिख सकते हैं। गुलशेर, मुनीब, तलहा, मुदस्सर, महवीन। सर कनेक्शन को सिक्योर बनाने के लिए। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हम इसलिए लगाते हैं, हम उसे बताते हैं कि ये विंडोज बेस्ड ऑथेंटिकेशन है। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर में हमने देखा था जब लॉगिन करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, विंडोज ऑथेंटिकेशन और एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन। एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन अगर आप करते हैं तो आपको एक यूजर बनाना पड़ता है एसक्यूएल सर्वर में, और यहाँ पे उसका यूजर नेम पासवर्ड भी देना पड़ता है। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी का मतलब यह है कि विंडोज बेस्ड ऑथेंटिकेशन है, तो विंडोज क्योंकि लॉगिन हो चुकी है, लॉगिन हुई भी है, तो वो ही यूज कर ले। ठीक है, अब ये लॉगिन हुई भी है विंडोज, तभी मैं ये सारा काम कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये वो कर लेगा। फिर हम बनाएंगे एसक्यूएल डाटा अडाप्टर, न्यू एसक्यूएल डाटा अडाप्टर, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, और इसमें जाता है कनेक्शन। फिर हम बनाएंगे एक डाटा सेट,
न्यू डेटा सेट, हाँ जी। अच्छा ज्वाइन नहीं हुआ अभी, 1 मिनट। हाँ जी अब्दुल मोइज, अब्दुल मोइज हुसैन। यार फजूल में लॉगिन कर रहे हैं लोग। ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा डेटा अडॉप्टर डॉट फिल, डेटा सेट देते हैं इसमें और एक टेबल का नाम दे देते हैं स्टूडेंट टेबल, जो कि डेटा सेट के अंदर स्टूडेंट टेबल के नाम से वो टेबल बना देगा। फिर हमारे पास क्योंकि ग्रिड व्यू है बनी हुई, ग्रिड व्यू 2 है, ठीक है। ग्रिड व्यू चेक भी कर लेते हैं इसका क्या है। ग्रिड व्यू 1 है, ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू डेटा सेट के टेबल्स में से स्टूडेंट वाला टेबल, स्टूडेंट टेबल, इसका डेटा सोर्स सेट कर दिया। ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा बाइंड कर दिया। सेव ऑल कर देते हैं। अब इस ग्रिड व्यू 2 वाले पेज को रन करते हैं, ठीक है। तो ये भी रन हो गया। अब एक और तरीका चेक करते हैं, एक और चीज चेक करते हैं कि वो क्या है। ग्रिड व्यू 3, इसमें ग्रिड व्यू ड्रैग एंड ड्रॉप की। अब ये देखें छोटा सा एक टैग है, कुछ भी नहीं है, एक आईडी है, रन एट सर्वर है। कोई बता सकता है रन एट सर्वर क्या होता है? रन एट सर्वर का मतलब है कि ये सर्वर साइड टैग है, ठीक है। अच्छा डिजाइन में आते हैं, मैं इसमें यहां से डेटा सोर्स बाइंड कर देता हूँ, डेटाबेस सेलेक्ट करूंगा, कनेक्शन स्ट्रिंग सेलेक्ट करूंगा। अच्छा अब यहाँ पे ये एडवांस कट बटन जो मैंने आपको कहा था कि थोड़ी देर में देखेंगे, अब इसको देखते हैं कि हमें ये, बल्कि 1 मिनट रुक जाए, इसको 2 मिनट में दोबारा देखते हैं। पहले चेक करते हैं कि इसके बगैर क्या होता है। नेक्स्ट करूंगा, टेस्ट क्यूरी एंड फिनिश, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपके पास कुछ ऑप्शन है। इनेबल पेजिंग, इनेबल पेजिंग की तो क्या हुआ, नीचे 1 2 हो गया, यानी कि आप पेज सेलेक्ट कर सकते हैं ग्रिड व्यू में। अगर बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स हों, ठीक है, तो यहाँ पे वो 10 रिकॉर्ड शो करके फिर आगे कहेगा कि सेकंड पेज है, नीचे 1 2 लिखा है, आप 2 पे क्लिक करेंगे, फिर ग्रिड व्यू के नेक्स्ट 10 रिकॉर्ड्स लोड हो जाएंगे, ठीक है। इनेबल सॉर्टिंग, अब ये देखें ऊपर ईमेल आईडी और नेम ब्लू हो गए और अंडरलाइन हो गए, पहले नहीं थे अब हो गए, ठीक है। इसको करके हम दोबारा रन करके चेक करते हैं कि अब ये क्या हुआ है, ठीक है। अभी क्योंकि सिर्फ 3 रिकॉर्ड हैं तो नीचे पेजिनेशन नहीं आ रही, ठीक है, पेजिनेशन नहीं आ रही। अगर आपके पास ज्यादा रिकॉर्ड होते तो आती, लेकिन अब ये ब्लू जरूर आ रहे हैं जब मैंने सॉर्टिंग इनेबल की थी। नेम पे क्लिक करूंगा तो आप ये देख सकते हैं कि नेम वाइज रिकॉर्ड्स सॉर्ट हो गए, ए वाला रिकॉर्ड पहले, फिर आई वाला, फिर के वाला। ईमेल पे क्लिक करूंगा तो ईमेल वाइज सॉर्ट हो गए, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुए। अब दोबारा ईमेल पे जब क्लिक करूंगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गए। इसी तरह कोई भी फील्ड को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग सॉर्ट कर सकते हैं हेडिंग से, हेडिंग पे क्लिक करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब हम, मुझे कुछ और चीजें भी चाहिए, ये सिर्फ इनेबल पेजिनेशन सॉर्टिंग ये काफी नहीं है। मैं चाहता हूँ मैं रिकॉर्ड्स एडिट कर सकूं, डिलीट कर सकूं, ठीक है, और कुछ और चीजें सिलेक्ट वगैरह कर सकूं। तो ये मैं दोबारा यहाँ पे जाऊंगा, एडिट नहीं, बल्कि एडिट कॉलम्स नहीं, मैं दोबारा से इसका सोर्स सेट करूंगा, डाटा सोर्स, ठीक है। मैं दोबारा से डाटा सोर्स इसका सेट करूंगा, डेटाबेस सेलेक्ट करूंगा,
कनेक्शन स्ट्रिंग सेट करूंगा। अब एडवांस चेक करते हैं कि एडवांस क्या चीज है। एडवांस में जाऊंगा, ये देख लें क्या एडिशनल इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट स्टेटमेंट्स कैन बी जनरेटेड टू अपडेट द डाटा सोर्स। ठीक है, इंसर्ट अपडेट डिलीट, अभी तक जो भी हम डाटा सोर्स सेलेक्ट करते थे उसमें सेलेक्ट की क्यूरी होती थी। मैंने इसका सोर्स दिखाया है आपको, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स की क्यूरी लिखी होती थी। लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूं कि एडिट भी कर सकूं रिकॉर्ड्स को, पेज पे यहाँ पे ही मैं इन रिकॉर्ड्स को एडिट भी कर सकूं, डिलीट कर सकूं, तो मुझे ये वाली क्यूरीज भी चाहिए इंसर्ट अपडेट डिलीट की। तो मैं ये इसको चेक करूंगा और इसको ओके कर दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट करूंगा, फिनिश करूंगा। Refresh fields and keys for grid view. Would you like to regenerate the grid view column fields? Yes, column fields दोबारा से जनरेट हो जाएं। ठीक है, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, सेव करता हूँ। बल्कि रन करने से पहले यहाँ पे ये एरो खोलें, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास मजीद ऑप्शन हैं एडिटिंग, डिलीटिंग और सिलेक्शन के। ठीक है, अब जैसे जैसे इनको सिलेक्ट करते जाते हैं कॉलम ऐड होते जाते हैं। ठीक है, अगर आप ये एडिटिंग का कॉलम में हटा दूं तो ये एडिटिंग का हट जाएगा। ठीक है, सिर्फ डिलीट और सिलेक्ट करा जाएगा। मैं ये सारे कॉलम रखता हूँ, सेव करता हूँ, रन करता हूँ पेज को। ठीक है, तो ये कॉलम यहाँ पे आगे एडिट पे क्लिक करूंगा तो ये फील्ड्स अब एडिट हो सकती हैं। कॉलम 2 करके मैं इसको अपडेट, अब ये देखें जैसे एडिट पे क्लिक किया तो बाकी सारे बटन हट गए, यहाँ पे नए बटन आ गए अपडेट और कैंसिल का। कैंसिल करूंगा वापस वो आ जाएंगे। एडिट करूंगा, कॉलम 2 कर देता हूँ, अपडेट करूंगा, अपडेट हो जाएगा। अब पेज रिफ्रेश करूंगा तब भी ये कॉलम 2 ही है, यानी कि सेव हो चुका है ये। ठीक है, सॉर्टिंग कर सकते हैं आप, फिर एडिट कर सकता हूँ, कॉलम को कॉलम कर देता हूँ वापस, अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, डिलीट भी कर सकता हूँ, सेलेक्ट करना चाहूँ सेलेक्ट भी कर सकता हूँ। सेलेक्ट करता हूँ कुछ भी नहीं होता, ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं होता क्योंकि सेलेक्ट पे कोई स्टाइलिंग नहीं की हुई मैंने। ठीक है, इस पे प्रॉपर्टीज पे जाएं, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि पेजिनेशन ट्रू की हुई है आपने। ठीक है, स्टाइल्स ये हैं अल्टरनेट रो स्टाइल, यानी कि हर अल्टरनेट रो, पहली रो का एक कलर होगा, दूसरी रो का क्या कलर होगा। बैक कलर दूसरी रो का मैं कर देता हूँ ग्रे, लाइट सा ग्रे कर देता हूँ। ओके, सेव करूंगा। ठीक है, तो पहली रो व्हाइट दूसरी ग्रे। ठीक है, एडिट रो स्टाइल मतलब जब किसी रो को एडिट करूंगा तब एडिट कर रहा हूँ तो तब उसका क्या कलर आएगा। इन दैट केस मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा पिंक हो जाए, फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करते हैं, एडिट करूंगा, ये देखें बैकग्राउंड कलर पिंक हो गया। ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्सेस बन गए और बाकी बैकग्राउंड कलर पिंक हो गया। कैंसिल करूंगा वापस। ठीक है, फिर एम्प्टी डाटा रो अगर हो तो तब क्या स्टाइल है, फूटर, हेडर, पेजर स्टाइल, यानी कि नीचे जो 1 2 ये जो लिखे आ रहे हैं ये इनका क्या स्टाइल होगा। अच्छा, अल्टरनेट रो का तो मैंने स्टाइल सेट कर लिया कि हर दूसरी रो ग्रे होगी, लेकिन जो पहली रो है वो उसका स्टाइल अगर यहाँ से सेट करना चाहूँ तो यहाँ से सेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कर देता हूँ पर्पल। ठीक है, तो ये देखें कैसा हो गया, पहली पर्पल दूसरी ग्रे। पर्पल अच्छा नहीं लग रहा इसको हटा देते हैं, वाइट ही कर देते हैं। सर ये जो बटन है एडिट डिलीट सेलेक्ट, इनका स्टाइल मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा? जी जी, इनका स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं, मैं बताता हूँ। ठीक है, जब सॉर्ट करते हैं तब क्या स्टाइल होगा और ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। सिलेक्टेड रो स्टाइल, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि जब सिलेक्ट करता हूँ मुझे लगता है कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देता हूँ कि जब भी सिलेक्ट होगी रो तो मैं कर देता हूँ ग्रीन, थोड़ा सा गाढ़ा ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, सिलेक्शन पे लाजमी कोई ना कोई स्टाइल लगाते हैं ताकि पता लगे। ये देखें
ताकि पता लगे रो सिलेक्ट हुई है। ठीक है, सिलेक्ट हुई हुई रो पे लाजमी ये ग्रीन कर दिया मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये चीजें कर सकते हैं, स्टाइलिंग वगैरह। बाकी तो नॉर्मल है, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, ये टेबल्स में आपको पता ही होगा, आपने HTML पढ़ी होगी। ये सॉर्टिंग यहाँ पे अलाउ हुई है, पेजिंग हमने देखा था कि यहाँ पे अलाउ हुई है। पूरे टेबल का बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हैं। पूरे टेबल के ये स्टाइल्स हैं, फॉर कलर, बैकग्राउंड कलर, फूटर फॉल्स है, हेडर ट्रू है ताकि हेडिंग्स दिखें। ठीक है, ठीक है, तो ये सब चीजें। अब अगर आपने इंडिविजुअल कोई चीज पे स्टाइलिंग करनी है तो आप इसके सोर्स में जाएं। ये अब देखें एम्प्टी सा था, और अब देखें इस ग्रिड व्यू को, ये पूरा ग्रिड व्यू है बन चुका, और ये SQL का डाटा सोर्स बन चुका है। पहले डाटा सोर्स में हमने देखा था सिर्फ सिलेक्ट की क्यूरी थी ये वाली, अब यहाँ पे डिलीट की भी है, इंसर्ट की भी है, अपडेट की भी है। ठीक है, और वेयर में क्या लगा है, आईडी, क्योंकि आईडी प्राइमरी की थी तो उसने आईडी लगा दिया। ठीक है, तो आगे भी उसने पूरे पैरामीटर्स वगैरह भी सेट किए हैं कि अगर आप डिलीट कर रहे हो तो उसमें आईडी क्या टाइप क्या है। ठीक है, ये चीजें इसमें बना दी। ये पुराना वाला डाटा सोर्स है जो पहले बनाया था हमने, ये अभी जो बनाया ये वो वाला। अच्छा, एडिट रो का स्टाइल मैंने बैकग्राउंड कलर सेट किया था, वो ये देख सकते हैं आप, सोर्स में भी इस तरह आता है। आप डायरेक्ट ये टैग भी लगा सकते हैं अगर आपको याद है, प्रॉपर्टीज में जाने के बजाय। ठीक है, सेलेक्ट भी लगा सकते, सेलेक्ट का भी बैकग्राउंड कलर और रो का इसका भी लग गया। ठीक है, अल्टरनेट रो स्टाइल ये लगा हुआ। ठीक है, शो एडिट बटन ट्रू। ठीक है, हर कॉलम के साथ ये पहली जो ये देखें कमांड फील्ड बन चुकी है एक, बाकी 3 बाउंड फील्ड्स हैं। पहली कमांड फील्ड है जिसमें एडिट बटन ट्रू है, डिलीट बटन ट्रू है और सेलेक्ट बटन ट्रू है, तीनों बटन ट्रू हैं। ठीक है, इसमें ये आप लगा सकते हैं कंट्रोल स्टाइल। ठीक है, यहाँ से आप कंट्रोल स्टाइल लगा सकते हैं इनके ऊपर। एडिट इमेज URL, आप चाहते हैं एडिट बटन के ऊपर कोई इमेज आए। ठीक है, जैसे अक्सर बटन आ रहे होते हैं, वो भी कस्टमाइज्ड बटन आ रहे होते हैं, कलर्स आ रहे होते हैं किसी किस्म का कोई, वो बेसिकली वो बटन जो कस्टमाइज होते हैं वो इमेजेस होती हैं। ठीक है, तो आप इमेज यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ से एडिट का टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं कि एडिट का बटन का टेक्स्ट आप एडिट नहीं रखना चाहते, आप मॉडिफाई रखना चाहते हैं तो वो यहाँ से रख सकते हैं। ठीक है, इसमें ये काफी सारे स्टाइल्स हैं जो आप कर सकते हैं, बहुत सारे स्टाइल हैं। ठीक है, सेलेक्ट वाला का टेक्स्ट, सेलेक्ट इमेज URL, सेलेक्ट वाला जो बटन है उसका अपडेट टेक्स्ट और इस तरह। ठीक है, जब आप एडिट करते हैं तो अपडेट का बटन आता है और कैंसिल का, तो अपडेट बटन का यहाँ से कर सकते हैं आप। ठीक है, तो बहुत सारे स्टाइल हैं जो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सर आप इसमें हम स्टेप वगैरह यूज कर सकते हैं जैसे हम पेज को रिस्पॉन्सिवनेस बनाने के लिए करते हैं। जी आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। स्टाइलिंग ही होती है बेसिकली, जो रिस्पॉन्सिव पेज होता है आपका वो बेसिकली स्टाइलिंग ही होती है, CSS की स्टाइलिंग होती है। आप ये सेट करते हो कि अगर स्क्रीन का साइज ये हो, बड़ी साइज की स्क्रीन हो, तो उसमें आपने विड्थ वगैरह ये चीजें कितनी रखनी है। जब अगर स्क्रीन का साइज छोटा हो जाए, मोबाइल स्क्रीन है फॉर एग्जांपल, तो उसमें टेबल वगैरह हर चीज की विड्थ कम हो जाए, और इस तरह की स्टाइलिंग आप करते हो। ठीक है, तो वो स्टाइलिंग होती है बेसिकली टोटली। तो वो स्टाइलिंग आप CSS फाइल में मैंने जैसे बताया उस तरह आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें। ठीक है, तो इनको जब आप इंस्पेक्ट करके देखते हैं इन बटन्स को, तो ये एंकर है, HTML के एंकर टैग्स बन चुके हैं Ahref। ठीक है, और इनमें ये एडिट वगैरह लिखा है और बीच में कुछ किसी किस्म की जावास्क्रिप्ट है, डू पोस्ट बैक हो रहा है, और ये आप देख सकते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है अगर आप यहाँ से थोड़ा सा इसको एनालाइज करें। ठीक है, आप इसमें भी डायरेक्टली भी कोई CSS लगा सकते हैं कि एंकर के ऊपर ये CSS लगे। ठीक है, जैसे मैंने बॉडी के ऊपर लगाई थी CSS फाइल में,
अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं, ये यहाँ पे बॉडी के टैग पे लगाई थी, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए टैग पे ये CSS हो, इस तरह लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये वाली CSS फाइल इस पेज पे भी डाल सकता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके। तो ये काफी किस्म की स्टाइलिंग इसमें आप कर सकते हैं। अच्छा, स्टाइलिंग तो होगी, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बैक एंड कोड पे वैल्यूज एक्सेस करना। आपने कोई वैल्यू एक्सेस करनी है तो आप कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे एक्सेस, ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। राइट क्लिक करें ग्रिड व्यू पे, प्रॉपर्टीज में जाएं। आज ये सेशन क्यों नहीं खत्म हो रहा, पहले सेशन में सारी क्लास हो रही। अच्छा, प्रॉपर्टीज में आप जाएं, यहाँ पे ये इवेंट्स हैं, ग्रिड व्यू के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी आप देख लें। पेज इंडेक्स चेंज, हमने देखा नीचे पेजिनेशन आई हुई है। पेजिनेशन में जब पेज इंडेक्स चेंज यानी कि दूसरा पेज आपने सेलेक्ट किया तब ये इवेंट कॉल होगा, जो भी आप यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। पेज इंडेक्स चेंजिंग, पहले चेंजिंग पे मतलब पहले ये कॉल हो जाता होगा, इस तरह होगा, बाद में चेंज पे आएगा। रो कैंसलिंग एडिट, यानी कि जब आप एडिट करते हैं तो वहां पे दो बटन आ जाते हैं, अपडेट और कैंसिल। कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। डिलीटिंग, डिलीटेड, एडिटिंग, अपडेटेड, अपडेटिंग, ठीक है। फिर सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज, सिलेक्शन पे ये है सिलेक्टेड इंडेक्स चेंजिंग। सॉर्टिंग पे भी है एक इवेंट कि जब आप सॉर्टिंग करें तो ये इवेंट एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। कोई मैसेज देना चाहते हैं आप कि भाई इस तरह की सॉर्टिंग ना करो ठीक है, सॉर्टिंग वगैरह पे। और ये जो 4-5 हमने नीचे देखा, हमने स्लाइड्स में देखा था कि ये 4-5 कॉमन इवेंट्स हैं जो तमाम कंट्रोल पे होते हैं, कंट्रोल्स पे होते हैं। इनिट, लोड, प्री रेंडर, अनलोड, डिस्पोज, ठीक है। तो ये तमाम कंट्रोल्स पे ये वाले इवेंट्स होते हैं। जो ऊपर हैं ये वाले ग्रिड पे होते हैं, ठीक है। मैं इनमें से एक इवेंट लगा के आपको बताता हूँ, रो एडिटिंग। इस पे क्लिक करूंगा, डबल क्लिक कर दें या इंटर प्रेस कर दें तो ये एक फंक्शन बैकएंड कोड में क्रिएट हो जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट राइट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सेंडर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट टाइप का ये सेंडर, और एक इवेंट है ग्रिड व्यू एडिट इवेंट आर्गुमेंट्स, ई टाइप का। ये इंपॉर्टेंट है, आपने रिस्पॉन्स डॉट राइट लेकिन ई डॉट न्यू एडिट इंडेक्स करना है। अब चेक करते हैं इससे क्या प्रिंट होगा। एडिट पे क्लिक करूंगा किसी भी रो के, ये देखें इंडेक्स आ गया उस रो का 0, कैंसिल करता हूँ। फिर तीसरी रो पे क्लिक करता हूँ एडिट पे, इसका इंडेक्स है 2, ठीक है। आपके पास एक इंडेक्स आ गया कि कौन सी रो एडिट हो रही है, ठीक है। और इवेंट क्या था, एडिटिंग, ठीक है। अपडेटेड इवेंट नहीं था, एडिटिंग था, इसका मतलब एडिट पे क्लिक करते ही ये इवेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट राइट। मैं रिस्पॉन्स डॉट राइट में नॉर्मल HTML भी इन्वर्टेड कोमा में डाल सकता हूँ, ब्रेक लगा देता हूँ ताकि जरा चीज अच्छी डिस्प्ले हो। रिस्पॉन्स डॉट राइट ग्रिड व्यू ले लेता है, इस ग्रिड व्यू का आईडी क्या है, 1 ही होगा मेरे ख्याल से, हाँ 1 है, क्योंकि हर पेज पे मैंने अलग अलग लगाया है तो आईडी सेम ही होगी, एक पेज पे 3 तो नहीं लगाए। अच्छा, ग्रिड व्यू 1 डॉट रोज, ये है रोज, ठीक है। इससे आप रोज गेट कर सकते हैं, इसमें कोई भी इंडेक्स देंगे आपके पास पूरी रो आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे यही इंडेक्स दे देता हूँ जो एडिट हो रहा है, ई डॉट न्यू एडिट इंडेक्स। मैं 0, 1, 2 करके भी दे सकता हूँ अपनी मर्जी का, कोई भी रो उठाने के लिए। मैंने ई डॉट न्यू एडिट इंडेक्स इसमें डाल दिया, इसका मतलब जो भी रो एडिट हो रही है वो वाली रो आए, ठीक है। अब ये पूरी रो आ गई, इसमें सेल्स, एक सेल की वैल्यू ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ 2 डॉट टेक्स्ट, ठीक है। आप चेक करते हैं इससे क्या होगा, क्या प्रिंट होता है इससे, ठीक है। तो समझ आई बात।
यानी कि जो भी एडिट हो रहा था इंडेक्स वो 1 था, यानी कि रो 1 आ जाएगी ये वाली, और इसमें मैंने सेल कौन सा लिया 2 कौन सा सेल है 0 इंडेक्स पे सेल कौन से हैं जिसमें बटन है, 1 पे कौन से हैं आईडी, और 2 पे कौन से हैं नेम्स, तो ये नेम आ गया इधर, ठीक है, क्योंकि एडिटिंग का इवेंट था तो जो एडिट के बटन प्रेस करते ही नेम था वो आएगा, अपडेट करने वाला के बाद वाला नहीं आएगा, ठीक है। अब इस पे क्लिक किया तो इसका नेम आ गया, ठीक है। तो मैं किसी भी कॉलम की वैल्यू ले सकता हूँ जो एडिट होने जा रही है, ठीक है। अच्छा ये एक चीज होगी। फिर लेकिन इसमें आप देखें हमारे पास ये जो कॉलम्स हैं ये बाउंड फील्ड है, ये इतने अच्छे लग नहीं रहे, मुझे समझ नहीं आ रही, मतलब एक नॉर्मल यूजर फ्रेंडली से नहीं लग रहे मुझे। जैसे लेबल्स और टेक्स्ट बॉक्सेस होते थे उनको हाईली कंट्रोल कर सकते थे आप, ठीक है। अभी भी ये लेबल्स हैं, लेकिन मैं जब जैसे इनको एडिट पे क्लिक करता हूँ तो ये टेक्स्ट बॉक्सेस बन जाते हैं, लेकिन ये यहाँ पे मुझे कोड में तो दिख नहीं रहे, बड़ा अजीब सा कोड लग रहा है बाउंड फील्ड्स और कमांड फील्ड्स। तो मैं एक और काम कर सकता हूँ, मैं इसके डिजाइन में जाता हूँ, इस एरो पे क्लिक करता हूँ, मैं जाता हूँ एडिट कॉलम्स, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ फील्ड्स हैं, ये वो दिखा रहा है सारी फील्ड्स, सिलेक्टेड फील्ड्स जो हमारे डिस्प्ले हो रही हैं। कमांड फील्ड एक डिस्प्ले हो रही है, एडिट डिलीट सेलेक्ट, ठीक है। यहाँ पे भी मैं इसकी स्टाइलिंग कर सकता हूँ, इमेज यूआरएल टेक्स्ट वगैरह ये सब चीजें सेट कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको कोड से दिखाया था। अपना माइक जरा ऑफ कर दें अगर कोई सवाल नहीं है, ठीक है। बटन टाइप कौन से हैं, ये लिंक हैं, एंकर बन रहे हैं, आप बटन इमेज भी कर सकते हैं, नॉर्मल बटन भी कर सकते हैं। मैं बटन करके देखता हूँ, तो ये क्या हुआ, बटन्स बन गए। माइक ऑफ कर दें प्लीज, ठीक है, ये बटन बन गए। एडिट करूंगा तो ये अब ये हो गया, अपडेट और कैंसिल के भी बटन आ गए, ठीक है। तो ये चीजें मैं यहाँ से कर सकता हूँ एडिट कॉलम से, सारी स्टाइलिंग वगैरह भी कर सकता हूँ कमांड बटन की। यहाँ से सिलेक्ट करूंगा कमांड बटन और यहाँ से सारी चीजें इसकी सेट कर दूंगा, ठीक है। कंट्रोल स्टाइल, फूटर स्टाइल, हेडर स्टाइल, आइटम स्टाइल, हर चीज, ठीक है। अब मैं वो बाउंड फील्ड का मसला है कि वो बाउंड फील्ड आ रही है अजीब सी, लेबल और टेक्स्ट नहीं आ रहे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि इस नेम को ले लेता हूँ, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ। ये यहाँ पे नीचे लिखा है कन्वर्ट दिस फील्ड इनटू अ टेम्पलेट फील्ड, ठीक है। मैं इस पे क्लिक करूंगा एंड दैट्स इट, ओके कर दूंगा। अब सोर्स में चेक करते हैं क्या हुआ। पहले कमांड फील्ड है, फिर बाउंड फील्ड है आईडी वाली, फिर अब जो नेम था वो बाउंड फील्ड नहीं रही, वो टेम्पलेट फील्ड बन गई है, ठीक है। ये लंबी चौड़ी टेम्पलेट फील्ड का क्या फायदा हुआ, उसने हमें दिखा दिया कि पहले क्या दिखाऊंगा मैं और बाद में क्या दिखाऊंगा। पहले ये लेबल आएगा, ठीक है, और बाद में जब एडिट आइटम टेम्पलेट चलेगी, यानी कि जब एडिट पे क्लिक करूंगा तो ये टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। वैसे आइटम टेम्पलेट लेबल होगा, एडिट पे क्लिक करूंगा तो टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। उनके आईडीज भी आ गए, वो वैल्यूज कैसे बाइंड हो रही हैं वो भी आ गई, ठीक है। बाकी हेडर टेक्स्ट यहाँ पे है और शॉर्ट एक्सप्रेशन भी यहाँ पे है, शॉर्ट एक्सप्रेशन सेम वही चीज है जो पहले थी, ठीक है। फिर उसके बाद एक बाउंड फील्ड ईमेल सेम एज इट इज है। अब ये टेम्पलेट फील्ड आ गई, अब ये मेरे पास जरा ज्यादा स्टाइलिंग वगैरह भी मैं कर सकता हूँ। लेबल पे मैं कुछ और स्टाइलिंग करना चाहता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स पे कुछ और स्टाइलिंग करना चाहता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ठीक है। मजीद स्टाइलिंग और डिटेल तरीके से मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे इनलाइन स्टाइल लगा सकता हूँ ये वाले, वरना यहाँ पे कोई क्लास लगा सकता हूँ CSS क्लास, और फिर वो क्लास डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो मजीद स्टाइलिंग इजी हो जाएगी मेरे लिए इस तरीके से। अब इन दैट केस मेरे पास वैल्यूज कैसे आएंगी बैकएंड पे, अब ये इस तरीके से वैल्यूज नहीं आएंगी। चेक करते हैं, नेम है ना, नेम ही गेट हो रहा था, हाँ नेम चेक करते हैं क्या होता है। अब आप देख सकते हैं सिर्फ यहाँ पे प्रिंट हुआ है आईडी, जो ये वाला इंडेक्स था न्यू एडिट इंडेक्स, ये प्रिंट हुआ है। उसके बाद ब्रेक लगा कर नेम नहीं प्रिंट हुआ, ठीक है, क्योंकि अब ये इस तरीके से एक्सेस नहीं होंगी, रोज और सेल्स की फॉर्म में इस तरीके से एक्सेस नहीं होंगी, क्योंकि वो लेबल
बन जाता है और एडिट पे क्लिक करें तो टेक्स्ट बॉक्सेस बन जाते हैं। तो उसका एक और तरीका है मेरे पास, मैं एक और ब्रेक लगा देता हूँ। और अब यहाँ पे मैं वैल्यू गेट करता हूँ। मैंने कैसे गेट करनी है, ग्रिड व्यू 1 डॉट रोज उसी तरह आएंगी, रोज में इंडेक्स वही डालूंगा, ई डॉट न्यू एडिट इंडेक्स, ठीक है। फिर फाइंड कंट्रोल करूंगा, फाइंड कंट्रोल कर, अब मैं फाइंड कंट्रोल करूंगा, ये आप देखें और से, ये मैं उस तरीके से कॉलम गेट नहीं करूंगा, फाइंड कंट्रोल करूंगा और क्या डालूंगा, ये आईडी कि ये वाला लेबल 1 के नाम का कंट्रोल फाइंड करें, लेबल आईडी लेबल 1 सॉरी, ठीक है। ये फाइंड कंट्रोल कर लिया, फिर उसके बाद ये कंट्रोल फाइंड हुआ, इस कंट्रोल को कास्ट करना है लेबल में, लेबल में कास्ट कर लिया, टाइप कास्ट किया। अब इस लेबल, क्योंकि ये लेबल बन चुका है तो इसको डॉट टेक्स्ट हम कर सकते हैं, लेबल का टेक्स्ट। अब इसको रन करते हैं, ठीक है। तो बीच में उस तरीके से तो कुछ भी एक्सेस नहीं हो रहा था, तो एम्प्टी है बीच में नीचे, लेकिन अली गेट हो गया, ठीक है। कैंसिल कर दूंगा, फिर एडिट करूंगा, इमरान गेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से गेट हम कर सकते हैं। सॉर्ट करूंगा, फिर एडिट करूंगा, ठीक है। तो ये चीजें इस तरह हो सकती हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट ग्रिड व्यू की स्टाइलिंग, हर चीज की, बटन्स की, लेबल्स की, पूरी ग्रिड व्यू की, रोज की, पूरी ग्रिड व्यू की, अल्टरनेट रोज की, और अपडेट हो रही हो जो रो, एडिट हो रही हो जो रो, सेलेक्ट हो जाए, उन सब की स्टाइलिंग, कंप्लीट स्टाइलिंग मैंने आपको सिखाई है। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी सिखाया कि सॉर्टिंग, पैजिनेशन किस तरह लगानी है, ठीक है, और ये कमांड बटन्स कैसे लगाने हैं, फिर बैकएंड पे वैल्यूज कैसे गेट करनी है, ठीक है। उसकी भी एग्जांपल एक मैंने आपको दिखा दी है, ठीक है। तो ये ग्रिड व्यू तकरीबन मेरे ख्याल से इसमें और कोई चीज नहीं है ऐसी जो आपको समझनी चाहिए, ठीक है। ऑन रो एडिटिंग का हमने ये फंक्शन बनाया था, ये आप कोड में ये चीज वेरीफाई कर सकते हैं, ऑन रो एडिटिंग यहाँ पे ये लगा हुआ, ठीक है, ये फंक्शन यहाँ पे लगा हुआ। विजुअल स्टूडियो ने हमें आसान चीजें दी हुई हैं कि प्रॉपर्टीज में जाकर चेक कर, प्रॉपर्टीज में जाकर डायरेक्टली लगा दें, लेकिन बैकएंड कोड ये जनरेट हो रहे होते हैं, ठीक है। कमांड फील्ड की बटन टाइप मैंने एडिट कॉलम्स करके सेट की थी, वो यहाँ सेट होगी, ठीक है। वैसे मैंने वो कहाँ सेट की थी, डिजाइन में, यहाँ से एडिट कॉलम से, ये कमांड फील्ड यहाँ से मैंने सेट की थी, ठीक है। ओवरऑल ये फील्ड्स अवेलेबल हैं, बाउंड फील्ड, आईडी, नेम, ईमेल, ये बाउंड फील्ड जनरेट करने के लिए। चेक बॉक्स फील्ड आप बना सकते हैं जिसमें चेक बॉक्स होगा, सेलेक्ट अगर आप चेक बॉक्स से करवाना चाहते हैं। हाइपरलिंक फील्ड, बटन फील्ड, कमांड फील्ड, कमांड फील्ड तो हमने बना ली है जिसमें सेलेक्ट, एडिट वगैरह के बटन है। टेम्पलेट फील्ड, टेम्पलेट फील्ड भी हमने बना लिया, हमने डायरेक्टली टेम्पलेट फील्ड नहीं बनाई, हमने नेम की बाउंड फील्ड को कन्वर्ट किया टेम्पलेट फील्ड, ठीक है। अब ये ईमेल वाली के पे ऊपर सिर्फ स्टिल ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि इसको हम टेम्पलेट फील्ड में कन्वर्ट करें, नेम के ऊपर नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें, ठीक है जी। ठीक है सर। अब इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई चीज ऐसी रही है। सेलेक्ट के ऊपर आप वो लगा सकते हैं कि कौन सा इवेंट लगाना है आपने, प्रॉपर्टीज में जाएं, इसकी इवेंट्स में जाएं, यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो रहा सही तरह, इवेंट्स में जाएं, यहाँ पे सेलेक्ट पे लगा सकते हैं, सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज पे इवेंट लगा दें, और फिर सिलेक्टेड पूरी रो गेट करके जो आप करना चाहते हैं, सिलेक्शन पे जो भी आप काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे एक बटन भी लगा सकते हैं अलग से, सबमिट का बटन, ठीक है। आप सबमिट में भी कुछ करना चाहें तो वो कर सकते हैं।
किसी का कोई सवाल है इसके बारे में? अब ये नो नीचे सर, एक दफा दोबारा देख के बस कर लेंगे। अब ये नीचे 2 डाटा सोर्स बने हुए हैं, लेकिन ये 2 वाला सोर्स यूज हो रहा है। 1 वाला मैंने आपको बना के सिर्फ दिखाया ताकि उसमें हमारे पास एडिट इंसर्ट वगैरह के ऑप्शंस नहीं है। जो 2 वाला है उसमें है। ठीक है, फिर हम एक और चीज ट्राई कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक एरर जनरेट करता हूँ। मैं यहाँ पे एक एरर जनरेट करता हूँ। लेबल 7 कर देता हूँ। ठीक है, ये एरर जनरेट किया, लेबल 7 है ही नहीं। ये चेक करें आप किस तरह के एरर आ रहा है। ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू बी एन इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्टैक ट्रेस ये आ रहा है। अब मैं जाता हूँ वेब डॉट कन्फिग में। कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम डॉट वेब, ये सिस्टम डॉट वेब के अंदर मैं जाता हूँ, यहाँ पे टैग लगाता हूँ ट्रेस enabled ट्रू पेज आउटपुट ट्रू। सेव कर दिया। सॉरी, पेज पहले आना पड़ेगा हमें, फिर रन करूंगा। अब ये देखें, ऊपर आपका पेज आ रहा है और नीचे पूरा स्टैक ट्रेस आ रहा है। इवेंट्स वगैरह भी बता रहा है, सारे कंप्लीट स्टैक ट्रेस वगैरह बता रहा है वो। ठीक है, अब मैंने इसको एरर जनरेट किया तो ये मेरे पास यहाँ पे मोर डिटेल्ड किस्म का एरर आ रहा है। ठीक है, आप इससे पूरी रिक्वेस्ट ट्रेसिंग कर सकते हैं कि क्या मसला क्या है और क्या रिक्वेस्ट में क्या चीज़ आई है और क्या आपके आउटपुट आई है। ठीक है, खैर इसको हम दोबारा से बाद में देखेंगे आगे स्लाइड में जब आएगा। ट्रेस को फिलहाल इसमें से निकाल देते हैं। और एरर भी मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि ये कोड कंप्लीट एग्जीक्यूटेबल हो। ठीक है, तो ये ग्रिड व्यू की क्लास है। ग्रिड व्यू के कॉलम है, हेडर टेक्स्ट है उनका, फूटर टेक्स्ट है, हेडर स्टाइल, फूटर स्टाइल। ठीक है, ग्रिड डाटा ग्रिड आइटम होते हैं सेल्स। ठीक है, ये डाटा ग्रिड का एक कॉलम है, लास्ट नेम जहाँ पे लिखा है। ये डाटा ग्रिड का आइटम है जिसको हम रो भी कहते हैं। और ये एक सेल है, डेट टेबल सेल, जिसमें जो एक वैल्यू लिखी होती है वो टेबल सेल होता है। ठीक है, फॉर्मेटिंग, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग। सेल पैडिंग क्या होती है? सेल के अंदर कोई भी कंट्रोल टेक्स्ट वगैरह है उसके अंदर स्पेसिंग लगानी है, तो वो कैसे लगानी है वो ठीक है। और जो सेल स्पेसिंग है वो दो सेल्स के बीच में स्पेसिंग कहाँ से है, ये ब्लू वाले जो एरोज हैं। ठीक है, ये सेल स्पेसिंग होती है, ये सेल पैडिंग होती है। टेबल आइटम स्टाइल भी आप सेट कर सकते हैं हर आइटम का। जैसे ये हर रो का एक स्टाइल सेट हो गया, 4 कलर, रेड, फॉन्ट नेम, टाइम्स। और अल्टरनेट आइटम स्टाइल भी सेट कर सकते हैं, हमने चेक कर लिया लाइट ग्रे रख के। ठीक है, ग्रिड लाइंस भी आप सेट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, नन, बोथ, वर्टिकल लाइंस कहाँ पे दिखानी है। कुछ फॉर्मेटिंग है ये। इवेंट्स, इवेंट्स हम देख चुके हैं कि ये बाउंड कॉलम्स थे तीनों, और ये आखिरी वाला कमांड। ठीक है, एक इसमें आप बटन कॉलम भी लगा सकते हैं अपने पास कोई बटन लगाना हो तो। ठीक है, इवेंट्स आर रेज डिपेंडिंग ऑन द कॉलम काइंड। कोई भी कॉलम है उसके मुताबिक वो इवेंट रेज होगा। जैसे सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज हमने देख लिया, एडिट कमांड। ठीक है, तो ये सारे इवेंट्स हम कुछ इवेंट्स लगा के हम देख चुके हैं। बाउंड कॉलम क्या होता है हमने देख लिया,
डाटा फील्ड बताई होती है कि ये डाटा फील्ड शो करनी है। बटन कॉलम, उसमें बटन टाइप सेट करते हैं आप, ठीक है, लिंक बटन है, पुश बटन है, कौन सा है, टेक्स्ट सेट करते हैं और कमांड नेम सेट करते हैं, ठीक है। कोई भी बटन आपने लगाने तो आप बटन कॉलम बना सकते हैं। एडिट कमांड का कॉलम अलग से बना सकते हैं एडिट कमांड के लिए, ठीक है। इवेंट्स का यहाँ पे बताया गया कि बटन के ऊपर कौन से इवेंट्स होते हैं, ठीक है। सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज हो सकता है, डिलीट कमांड है तो डिलीट का हो सकता है, ठीक है। एक आइटम कमांड होगा, आइटम कमांड सबके इवेंट्स हैं, ठीक है। आइटम कमांड ऐसा इवेंट है जो तमाम चीजों का इवेंट है। एक वो रेज होता है और उसके साथ कोई और इवेंट रेज होता है, जैसे डिलीट का है तो डिलीट कमांड रेज होगी, ठीक है। एडिट का है तो एडिट कमांड रेज होगी, लेकिन आइटम कमांड लाजमी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। कुछ इवेंट के पैरामीटर्स हैं। अगर एडिट बटन की आपने एडिट बटन का इवेंट है तो एडिट ई डॉट कमांड नेम करेंगे तो एडिट आएगा, प्रिंट होगा, यानी कि पता लग जाएगा कि एडिट का बटन क्लिक हुआ है। तो ई डॉट कमांड नेम हमने क्यों यूज करनी है, मैंने पहले ही बताया था। हम ये तब यूज करते हैं जब मल्टीपल बटन्स पे एक ही फंक्शन एज एन इवेंट आपने अटैच किया हो, तो उसमें आ जाके इफ एल्स लगा देते हैं कि इफ कमांड नेम एडिट है तो ये करना है, इफ कमांड नेम अपडेट है तो ये करना है, इफ कमांड नेम सेलेक्ट है तो ये करना है, ठीक है। इस तरह की चीजें आप लगाते हैं। ये बैकएंड से डाटा अडाप्टर बनाकर बाइंड करना हमने सीख लिया। अल्टरनेट स्टाइल ग्रिड में आप बैकएंड कोड से भी लगा सकते हैं, ठीक है। अल्टरनेट स्टाइल, हेडर स्टाइल, किसी किस्म का भी स्टाइल आप बैकएंड कोड से भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये सब कंट्रोल्स क्लासेस हैं, क्लासेस इनम या स्ट्रक्चर्स हैं C.NET में, ठीक है। तो ये आप लगा सकते हैं। फॉर्म के ऊपर एक इवेंट लगा सकते हैं ऑन इनिट, यानी कि फॉर्म जैसे इनिशियलाइज हो तब ये इवेंट कॉल हो, ठीक है। ये आप अपने पास से लगा सकते हैं, वरना पेज लोड का इवेंट तो होता ही है, ठीक है। बटन कॉलम फिर यहाँ पे उसने बनाए हैं कुछ लिंक अलग से, अपने पास से बनाना चाहे तो बना दिए। कोड बिहाइंड, यहाँ पे डिलीट का एक उसने इवेंट बना के चेक किया, ई डॉट आइटम डॉट डेटा सेट इंडेक्स करके इंडेक्स उसके पास आ गया, उस इंडेक्स से वो वैल्यू उसने डाटा व्यू से डिलीट कर दी। डाटा व्यू क्या चीज थी उसकी ये डाटा व्यू था जो उसने सेट किया था यहाँ पे एज ए सोर्स, ठीक है। एक डाटा व्यू बना के सेट किया था, आप डायरेक्टली भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। उस डाटा सेट में से उसने डायरेक्टली वो रो डिलीट कर दी। सेलेक्ट के इंडेक्स पे उसने क्या कलर्स वगैरह यहाँ पे चेंज किए, हमने डायरेक्टली चेंज कर लिए थे, फ्रंट एंड उसके फ्रंट एंड से सेट कर दी थी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसको देख लें तो ठीक है, नहीं तो जो मैंने कोड कराया वो भी देख लें तो आपका इनफ है। आगे वैलिडेटर्स हैं जो कि हम अब नेक्स्ट टाइम ही करेंगे, ठीक है। पेपर की अच्छी सी तैयारी करें आप लोग। मैं अभी बर्डन नहीं दे रहा आप लोगों को, कोई असाइनमेंट नहीं दे रहा, कोई क्विज नहीं दे रहा, ठीक है। अच्छी सी तैयारी करें, कोई चीज ना समझ आए तब भी उसमें कुछ ना कुछ लिखना जरूर है, ठीक है। कोई सवाल हो किसी का अभी तक की चीजों में? सर मिड का कोर्स कौन से लेक्चर था क्या? मैंने आपको बताया जो कोर्स आउटलाइन है वो आप एक दफा देख लें। कोर्स आउटलाइन में जहां तक मिड का लिखा हुआ है वही है, यानी कि एमडी पेरेंट फॉर्म्स तक ही है मिड तक, उसके बाद नहीं है। वेब डेवलपमेंट नहीं है जो मैंने उसके बाद पढ़ाई, वो मिड में नहीं आएगी, फाइनल में आएगी। ओके मैं एक दफा खोल के भी कोर्स आउटलाइन दिखा देता हूँ आपको। ये कोर्स आउटलाइन है, इसमें ये लेक्चर 15 तक, लेक्चर 16 में तो कुछ भी नहीं है, रिवीजन लिखा हुआ है। लेक्चर 15 तक जितने भी टॉपिक हैं ये मिड टर्म एग्जाम से पहले पहले वो सब टॉपिक्स हैं इंक्लूड, ठीक है। और इनमें से आप खुद भी सारी चीज देख सकते हैं, इनमें से कोई भी एक ऐसी चीज ऐसी नहीं लिखी यहाँ पे जो हमने खुद ना करके देखी हो, ठीक है। आप ये सारे पॉइंट्स चेक कर सकते हैं, इनमें से हर चीज हमने कवर की है, ठीक है। क्योंकि मैं कोर्स आउटलाइन को देख के एक एक चीज कवर करता हूँ, तो कोर्स आउटलाइन को फॉलो करता हूँ, इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमने ना की हो, ठीक है।
तो ऐसा कोई आउट ऑफ सिलेबस किस्म का सवाल नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आ जाता है तो आपने अटेम्प्ट जरूर करना है, कुछ ना कुछ लिख के जरूर आना है। ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू। और कोई किसी का सवाल? चलें जी, ठीक है फिर। गुड लक फॉर द एग्जाम्स, अच्छी तैयारी करें। अल्लाह हाफिज।